आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भी जानते हैं। अब आप जो है एल्गोरिथम किसी और तरीके से लिखोगे, मैं एल्गोरिथम किसी और तरीके से लिखूंगा, आपका जो दोस्त है वो किसी और तरीके से लिखेगा। बेसिकली हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट है? तो डेफिनेटली जो सबसे कम टाइम लेगा और जो सबसे कम स्पेस लेगा वही होगा ना बेस्ट। हाँ, तो बेसिकली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि हमें एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिसमें क्या हो, टाइम सबसे कम हो और स्पेस सबसे कम ले। ऐसे एल्गोरिथम को ही एक बेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है। ठीक है। तो अब ये जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ जैसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया आपका क्या, आपका हार्डवेयर हो गया। अब डिपेंड करता है भाई किसका, आपका हार्डवेयर कैसा है, सामने वाला जो दूसरा सिस्टम पे आप रन कर रहे हो उसका हार्डवेयर क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे मेरा विंडोज 10 है, तो अभी आपका कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ फास्ट है कुछ स्लो है। जैसे और अगर बात करते तो प्रोसेसर की है, किसी का i5 है, किसी का i7 है, किसी का डुअल कोर में भी है। तो मतलब ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा प्रोग्राम का जो एल्गोरिथम हम बनाए हैं उसके जो टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अब चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ये जो है एक मैंने क्या लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कोड क्या कह रहा है कि मैं एक फोर लूप लगा रहा हूँ। मैंने एक फोर लूप लगाया कहाँ से, i इज इक्वल टू 1 से लेके लेंथ ऑफ ए तक। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से लेके लेंथ ऑफ ए तक मैंने एक फोर लूप बनाया, एक फोर लूप लगाया किसके ऊपर भैया, एक एरे था। मतलब मैं देखो आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एरे है सपोज ए नाम से, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। जैसे मैंने कह दिया 2, 5, 6 और 8। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक x ढूंढना है, मुझे एक ऐसी वैल्यू x ढूंढनी है इस एरे में। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं फोर लूप लगा दूंगा। तो फोर लूप मेरा क्या कहेगा, फोर लूप मेरा कहेगा भैया चलो शुरू हो जाओ, i इज इक्वल टू 1 से लेके i<n-1 तक। जनरली हम तो यही करेंगे। और i प्लस प्लस, और साथ में आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करते रहना है क्या भैया, आपको प्रिंट करते रहना है परसेंटेज डी ए ऑफ आई। बेसिकली मतलब आप तो यही करेंगे और मैं भी यही लिखूंगा। तो ये जो कोड मैंने लिखा है, ये वाला जो कोड, ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये आपका कोड, ये वाला जो कोड है आपका मतलब पूरा एरे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला कोड आपका पूरा एरे प्रिंट कर रहा है। तो इस कोड को रन करने के लिए आपका जो कितना टाइम लगा है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कितना टाइम लगा इस कोड को रन करने के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे मेरा ये फोर लूप है, सब हम लोग मान के चलते हैं कि जो हर एक स्टेटमेंट है, जैसे ये फोर लूप वाला स्टेटमेंट है, ये आपका रन करने के लिए कुछ कांस्टेंट टाइम सी ले रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये वाला भी करने के लिए कुछ कांस्टेंट टाइम सी ले रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करता हूँ तो इसमें कितना टाइम लग गया, देखो ये जो है एक बार रन करने का सी टाइम, तो ये कब तक चलेगा, जितना हमारा साइज है एरे का। सपोज अगर साइज एरे का एन है, तो मतलब इसने कितना टाइम ले लिया, एन टाइम ले लिया। मतलब ये वाला जो लूप है एन टाइम लेगा। साथ में ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये कितने बार रन होगा, ये भी तो एन बार रन हो रहा है ना, ये भी तो एन बार रन हो रहा है। एक बार प्रिंट करने का सी टाइम पूरे लूप को प्रिंट करेगा। तो एन टाइम्स ये चल रहा है, एन टाइम्स ये हो रहा है, तो टोटली इन लोगों ने क्या किया, 2n टाइम्स चल गया। तो मतलब बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भैया 2n। और मतलब हम अच्छे से देखेंगे जब वैसे हम लोग बिग मतलब एसिम्प्टोटिक की अगर बात करते हैं, तो बिग ऑफ एन हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी। ये सब क्या है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ थीटा ऑफ एन, बिग ऑफ एन स्क्वायर, सब कुछ हम अभी बात करेंगे आगे। बेसिकली मैंने बस एक एग्जांपल से ये आपको समझाया है कि हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों जरूरी है और हमें इसका ध्यान क्यों रखना है। क्योंकि जो हम चाहते हैं हमारा एल्गोरिथम जो है एकदम सिंपल, बेस्ट और कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस में रन हो जाए और हमको बहुत जल्दी आउटपुट दे दे। हम ऐसा एक एल्गोरिथम चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ध्यान में रखना पड़ता है टाइम एंड स्पेस। Big O notation, a way to describe how well an algorithm performs as its input size grows. As we add more inputs or data points to an algorithm, there are two things that might grow in complexity. It may take longer to run the algorithm, which we call time complexity, or it may require more memory, which we call space complexity. The variable n represents the number of inputs. Now imagine n being scaled up to infinity. The faster the result grows after each step, the worse your algorithm performs. In technical interviews, you'll often be asked to estimate the time or space complexity of the code you've implemented. Take, for example, a loop over an array of elements. It takes exactly 1 unit of time to loop over each element.
This is known as linear complexity, because we have a perfect one-to-one relationship between the number of inputs and the amount of time it takes to execute the algorithm. But we can often do better than linear time. If we have a sorted array, we can implement a binary search, where we start in the middle and then jump back and forth until we find the actual value we're looking for. This is known as logarithmic complexity, and it scales much better to a large number of inputs. At the most efficient end of the spectrum, we have constant time. An example is looking up an element in an array by its index. No matter how big that array is, it should always take the same amount of time. But things can also get less efficient. Imagine a loop within a loop. This is quadratic complexity, where the number of inputs is raised to the power of 2. And things can still get worse with exponential complexity. Imagine looping over every possible combination in an array. Some algorithms may have multiple different growth rates of complexity. Always simplify your complexity को एरे है, इस एरे की इनपुट के ऊपर ही हमारा जो टाइम है, कितना इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, वो इस पर्टिकुलर एरे की लेंथ पे ही डिपेंड करने वाला है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमको हेल्प करता है कि कितने आसानी से एक प्रोग्राम जो है रन कर सकता है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हेल्प अस टू कंप्यूट द रनिंग टाइम विथ ईज, ये बात भी ध्यान में रखनी है। और हम लोग जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं लोअर ऑर्डर टर्म्स। याद रखना, सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन को आसान कर देगी, आपको जितने लोअर ऑर्डर टर्म्स है, जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो, तो आप जो है इग्नोर करते चलो भैया, इन सबको क्या करना है, इग्नोर करना है। लोअर ऑर्डर टर्म्स जो है उनको इग्नोर करना है, क्योंकि जो लोअर ऑर्डर टर्म्स होते हैं, वो उनकी वैल्यू जो होती है इनसिग्निफिकेंट मानी जाती है एज कंपेयर टू द लार्ज इनपुट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे 2n² + 5, ठीक है। तो अब सपोज मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लोअर ऑर्डर टर्म्स कौन सा है, ये रहा। हाई ऑर्डर टर्म कौन सा है, ये रहा। तो मतलब हमको किसको कंसीडर करना है, हमको इसको कंसीडर करना है, और इसको क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यूज डिफरेंट नोटेशन टू डिस्क्राइब लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो नोटेशन है वो कौन सा है, बिग ऑफ नोटेशन। बिग ऑफ नोटेशन क्या करता है, ये डिनोट करता है इस एसिम्प्टिक अपर बाउंड। we use big of notation for a given function g of n। तो देखो, हमने ये जी ओ एन के लिए, इस फंक्शन के लिए अगर हमको ये बिग ऑफ नोटेशन यूज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे बिग ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। अब देखो कि कोई भी हमारा जो गिवन फंक्शन है बिग ऑफ जी ऑफ एन, ये इक्वल होगा एफ एन फंक्शन के इफ एंड इफ देयर एग्जिस्ट सी एंड एन नोट। जहाँ पे ये सी एंड एन नोट क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी एंड एन नोट, ठीक है, तभी हमारा जो फंक्शन है बिग ऑफ जी ओ एन, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एन के, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, ये देख लो, ये अपर बाउंड कंडीशन है। यहाँ पे जो बिग ऑफ जी एन है, ये क्या है, ये आपका हमेशा ऊंचा रहेगा एफ ऑफ एन के। तो बेसिकली अगर ग्राफ देखोगे, तो ये जो है, ये वाला फिगर, बी फिगर, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा डिनोट कर रहा है बिग ऑफ नोटेशन, ठीक है। और हमारी जो कंडीशन है कि भैया जो फंक्शन है हमारा बिग ऑफ जी ऑफ एन, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर है। देखो, ये हमेशा क्या ग्रेटर है देन किसके कंपैरिजन में, एफ एन के कंपैरिजन में। और ये देखो, ये जो फंक्शन है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे देखो जो सी है हमारा, सी जी ऑफ एन जो है, ये रहा एक कांस्टेंट सी, और ये रहा एक एन नोट, ठीक है। सेकेंड हम ले रहे हैं बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन बेसिकली आपका क्या है, लोअर बाउंड है। ये अगर हमको एक फंक्शन जी ऑफ एन बिग ओमेगा नोटेशन में डिनोट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम कुछ इस तरह से करेंगे। देखो, बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। अब देखो, हमारा जो बिग ओमेगा जी ऑफ एन है, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एन के इफ देयर एग्जिस्ट सी एंड एन नोट सच दैट, जो रेंज रहेगी आपकी क्या रहेगी, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू सी बिग ओमेगा जी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन। अगर हमारे इस पर्टिकुलर रेंज में एक पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नोट है, तो हमारा बिग ऑफ जी ऑफ एन इक्वल कहलाएगा एफ ऑफ एन के। ये रहा देखो, बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, सॉरी, तो ये वाला है। इसमें देखो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन जो थी बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन के अंदर, हमारी कंडीशन क्या थी, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू सी बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एन, ठीक है। ये कंडीशन थी। देखो, आपका फंक्शन एफ ऑफ एन हमेशा ऊपर है, और आपका जो जी ऑफ एन है, ये रहा। तो ये क्या है आपका, ये लोअर बाउंड है। ये आपका क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। ये आपका लोअर बाउंड है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन के नीचे रह रहा है। जो बिग ओमेगा के अपर बाउंड है, देखो आपका जो गिवन फंक्शन है पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर है। इसी तरह हम जो थर्ड नोटेशन यूज करते हैं, वो है थीटा नोटेशन। सो बेसिकली थीटा नोटेशन जो है, ये क्या है, अगर हम कोई भी गिवन फंक्शन को थीटा नोटेशन में दिखाना है, तो हम किस तरह दिखाएंगे। देखो, अगर हमारे पास जी ऑफ एन फंक्शन है, इसको मुझे थीटा नोटेशन में दिखाना है, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा, मैं इनको इस तरह से दिखा दूंगा, बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन, इस तरह से हम कहेंगे। और हमारा बिग थीटा
ऑफ जी ऑफ एन ये इक्वल होगा किसी भी गिवन फंक्शन एफ ऑफ एन के इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C1 C2 एंड साथ में एन नोट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। हमारा जो बिग थीटा जी ऑफ एन इक्वल होगा किसी भी गिवन एफ एन के इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ C1 C2 एंड एन नोट। ठीक है, कांस्टेंट C1 C2 एंड एन नोट सच दैट, अब देखो रेंज क्या हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू C theta of g of n greater than equal to f of n greater than equal to C2 g of n। यहाँ पे C1 हो गया C2 g of n। ठीक है, सो बेसिकली ग्राफ में देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन डिनोट करता है। इसमें जो कंडीशन है हमारी देखो बिल्कुल कंडीशन मैच कर रही है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू C1 बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू C2 बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन। ये देखो ये रहा आपका C2 जो है अपर बाउंड, C1 जो है लोअर बाउंड। तो इसमें बेसिकली जो थीटा वाला जो है ना, मतलब थीटा नोटेशन जो है ना, थीटा थीटा नोटेशन को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एक फिक्स कह देते हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा बिग ऑफ नोटेशन, बिग ऑफ नोटेशन को मैंने क्या कहा था, अपर बाउंड, इसको हमने अपर बाउंड कह दिया। ठीक है, और जो हमने फिर दूसरा कौन सा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था ओमेगा, ओमेगा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन को मैंने बोल दिया था लोअर बाउंड। इसी तरह से जो थीटा नोटेशन है, थीटा नोटेशन आपका क्या होता है, थीटा नोटेशन आपका फिक्स होता है, मतलब ये है कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर इंटरवल से इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में ये क्या है, कांस्टेंट है। जबकि इनमें क्या है, हमारा जो है ये जो बिग ओ है ये क्या है, अपर बाउंड है। हमारा जो ओमेगा नोटेशन है वो क्या है, लोअर बाउंड है। और हमारा जो थीटा नोटेशन है वो क्या है, फिक्स्ड है। ये नोट, हमको ध्यान रखना है जब भी हम एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम का, तो हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं बिग थीटा नोटेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये अपर लिमिट है, इट विल ऑलवेज गिव्स अस अपर लिमिट ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज द एग्जीक्यूशन टाइम इन द वर्स्ट केस। मान लो अगर आपके पास एक ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे ये एरे है, ठीक है, इसमें अगर मैं आपको कहता हूँ कि भैया 2 4 6 8 है, मैं कहता हूँ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो इस एरे के अंदर जो कि 10 हो, तो आप मतलब पूरा लूप चला लोगे, पूरा एरे घूम के आ जाओगे, लेकिन आपको क्या है, 10 कभी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये वर्स्ट केस है आपका। ठीक है, वर्स्ट केस है। तो इसमें क्या होता है, हमको हमेशा ही जब भी हम एनालाइज करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि हम उसका वर्स्ट केस जो है वो भी मतलब एनालाइज करें, वो भी हम ध्यान में रखें, उसका वर्स्ट केस पे जो प्रोग्राम है वो किस तरह से रन करता है। तो बेसिकली ये सब जो है आपका बिग ओ ऑफ नोटेशन, बिग ओ ऑफ नोटेशन इसीलिए हम यूज में लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग जो है बिग ऑफ नोटेशन ही यूज में लेते हैं, और बाकी के जो लोअर टर्म्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोअर टर्म्स हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ही था कि ये अगर आपका फंक्शन एफ एन है, दैट इज इक्वल टू 2 × n², ठीक है, प्लस आपका 3 × n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आपका 5 ले लो। तो ये बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे आपका, अगर मैं कहता हूँ कि इस ये जो एफ ऑफ एन है इसको अगर आपको बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसमें आपको ये हो जाएगा बिग ओ ऑफ 2n² प्लस 3n प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको आंसर क्या, आपको डायरेक्ट आंसर क्या कह देना है कि भैया बिग ओ ऑफ n² है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ओ ऑफ n² है। ठीक है, ये मैंने एक अजम्पशन है अपनी तरफ से तुमको मतलब एक दिया है एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए कि एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमको हमको क्या चीज करना है, हमको इग्नोर कर देना है कौन सा, लोअर ऑर्डर टर्म। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, इग्नोर दी लोअर ऑर्डर टर्म, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, चलो अब एक हम आगे, सो एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम है, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। फिर से एक इनर लूप लग चुकी है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन 1 जे प्लस प्लस, इनर लूप मतलब नेस्टेड लूप। और हमको कह दिया है कि काउंट प्लस प्लस जो है वो हमको काउंट को इंक्रीमेंट करते रहना है। ठीक है, चलो देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। मान लेते हैं कि हमारा इनिशियली आई क्या है, 0 मान लिया। ठीक है, इनिशियली आई 0 है, तो अगर मेरा आई 0 है तो आई 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या, आई लेस देन एन। ठीक है, आई 0 मैंने मान लिया है। अब देखो ये जो हम अंदर आ चुके हैं, अंदर वाले लूप में जे लेस देन आई, जे लेस देन आई बोला है, तो इनिशियली जे क्या है, इनिशियली जे 0 है,
जीरो, आई क्या है हमारा जीरो है, क्या ये कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब हम लोग क्या काउंट सी काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो आई इज इक्वल टू जीरो पे हम हमारा जो रन हमने किया, तो हमारा प्रोग्राम जो है रन होगा, नहीं होगा, रन जीरो टाइम्स, ठीक है। तो हमारा जो काउंट है जो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अब देखो, जब मैंने आई को वन किया, आई को वन करता हूँ, तो क्या मेरा जे लेस देन वन, मतलब आई वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जे क्या आपका जीरो है, लेस देन वन, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब जीरो जो है वन से छोटा है, हाँ है, तो हमको क्या करना है, काउंट को बढ़ा देना है। तो ये जो प्रोग्राम है ये कितने बार रन कर लेगा, वन टाइम कर लेगा। ऐसे ही जब मैं आई को टू करता हूँ, आई को टू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम जो है दो बार रन कर लेगा काउंट, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ चलते 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 चलते, ये अगर मैं आई इज इक्वल टू एन कर देता हूँ, मतलब एन माइनस वन होगा बेसिकली, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग है, तो ये जो प्रोग्राम है कितने बार रन करेगा, ये प्रोग्राम रन करेगा एन माइनस वन टाइम्स, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस फंक्शन की, मान लो गो ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना, इनिशियली हमने वन चला, जीरो चला पहले, फिर वन प्लस टू प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, ठीक है, इतना ये फंक्शन जो है इतने बार रन किया है, तो इसका जो वैल्यू होता है कितना निकल के आता है, ये सम ऑफ सम है नेचुरल नंबर्स का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। बेसिकली ये क्या आपको दे देगा, ये आपको दे देगा, हमको सारे जो लोअर टर्म्स है उसको कैंसिल करना है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर दे देगा, क्या दे देगा, बिग O ऑफ एन स्क्वायर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग O ऑफ एन स्क्वायर हो गई। सो यही आपका था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़रूरी है, हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। कोई भी एल्गोरिथम अगर हम लिख रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान दें, जितना कम, जितना मिनिमम टाइम कोई प्रोग्राम लेता है, उतना ही एक अच्छा एल्गोरिथम कहलाता है। अगर आपको अच्छा एल्गोरिथम लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सकते हैं, किस तरह से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। सो
ठीक है?